पाकिस्तान एक मिलिट्री पावर होने के अलावा एक न्यूक्लियर पावर है। सऊदी अरब के पास बेतहाशा पैसा है और टर्की के पास डिफेंस टेक्नोलॉजी ऐसी है जो पूरी दुनिया में बहुत कम देशों के पास है। तो ऐसे में क्या भारत के लिए इसको एक खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा सकता है? ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी अग्रीमेंट है ये तीनों मुल्क को बहुत मजबूत कर देता है। तो दिस सेंचुरी इज जस्ट अबाउट वेस्टर्न मुल्क। पहली बार ऐसा होगा कि देयर विल बी ए काइंड ऑफ मुस्लिम डिटरेंस। इरानियंस आर स्मार्ट, अगर नहीं तो मेरी बात सुन लें, इमीडिएटली अप्लाई कर दें टू जॉइन द मक्का। ब्रेकडाउन ऑफ यूएस लेड ऑर्डर, यानी अब तक जो यूएस की नेतागिरी में ऑर्डर चलता था, एक अनुशासन था, वो ये टूट चुका है पूरे तरीके से और गेम ओवर, वी आर फिनिश्ड। एक खतरा पाकिस्तान से तो बना हुआ है। अब पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान इंटू 2। अगर कोई पहलगाम जैसा एपिसोड दोबारा हो जाता है कश्मीर में या दिल्ली में, पाकिस्तान में हमला करने से पहले विल इंडिया थिंक ओ इसका मतलब कि हम टर्की और सऊदी अरेबिया पे भी हमला कर रहे हैं। कोई ऐसा मुल्क भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में जैसा पाकिस्तान के साथ टर्की वाज स्टैंडिंग देयर। सो पाकिस्तान के लिए टर्की की पार्टनरशिप इज क्रेडिबल नाउ। देखिए, पाकिस्तान का कमिटमेंट काफ़ी जेन्युइन है टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने मिलिटरीली सऊदी अरेबिया, एक ज़माना था तब ज़ियाउल हक खुद बेस्ड होते थे रियाद में विद 50,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है जहाँ कोई मेजर पावर की लैंड फोर्सेस सऊदी अरेबिया में घुस जाते हैं, पाकिस्तान विल फाइट फॉर सऊदी अरेबिया। इंडिया की जो एग्रेसिव पोस्चर है टुवर्ड्स पाकिस्तान वो थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की दुनिया में, खासकर कूटनीति की दुनिया में इतना बड़ा बदलाव आया है जिसको एक तरह के भूकंप या जलजले के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ, सऊदी अरब, टर्की और पाकिस्तान, इन तीनों ने एक ऐसा रक्षा समझौता या डिफेंस पैक्ट पे सिग्नेचर किए हैं जिसको मक्का डिफेंस पैक्ट कहा जा रहा है। जी हाँ, मक्का और मदीना वाला मक्का। इस पूरे जो तीन देशों का ये पूरा पैक्ट है, इसमें कहा जा रहा है कि इन तीनों में से किसी भी देश पर अगर हमला होता है तो तीनों देश वार करेंगे। आप सोचिए, अगर सऊदी अरब पे हमला होता है तो पाकिस्तान और टर्की मिलकर हमला करते हैं, और अगर पाकिस्तान पे हमला होता है तो टर्की और सऊदी अरब मिलकर हमला करेंगे। इसको किस तरह से देखा जाए? जो पूरी बदलती हुई दुनिया, ये पूरा जो मिडल ईस्ट यानी कि ईरान के ऊपर जो जंग थोपी गई थी अमेरिका और इजराइल के जरिए, उसके बाद से जिस तरह से तेजी से बदलती हुई दुनिया है, उसकी एक निशानदेही के तौर पर हमारे सामने नजर आ रहा है। अब इसमें आप ये देखिए कि पाकिस्तान एक मिलिट्री पावर होने के अलावा एक न्यूक्लियर पावर है। सऊदी अरब के पास बेतहाशा पैसा है और टर्की के पास डिफेंस टेक्नोलॉजी ऐसी है जो पूरी दुनिया में बहुत कम देशों के पास है। तो ऐसे में ये तीनों देश किससे बचने की कोशिश कर रहे हैं? क्या ईरान से बचने की कोशिश कर रहे हैं, इजराइल से बचने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका से बचने की कोशिश कर रहे हैं? आखिर क्या ऐसी चीज है जो इन तीनों को साथ ले आई है? और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इस पूरे मुआहिदे में जो एक तरह का धर्म का एंगल देखा जा रहा है, खासकर मक्का में, मक्का नाम दिया गया है मक्का पैक्ट, और तीनों मुस्लिम देश हैं, तीनों हैवी वेट्स कहलाए जाते हैं। आइडियोलॉजिकली भी अगर आप देखें तो सऊदी अरब तो जाहिर है ही धार्मिक देश, इस्लाम के नाम पर बना हुआ, और साथ साथ अगर पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान तो इस्लामिक रिपब्लिक है, और टर्की भी अपनी एर्दोआन के मातहत अपनी नई पहचान में पूरे तरीके से इस्लामिक देश के तौर पर अपने को पेश कर रहा है। तो ऐसे में कैसे इस तरह से देखा जाए? सबसे महत्वपूर्ण बात, एक भारतीय होने के नाते हमारा पड़ोसी देश जब शामिल हुआ है इस पूरे पैक्ट में, जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध नहीं हैं, तो ऐसे में क्या भारत के लिए इसको एक खतरे की घंटी के तौर पर देखा जा सकता है? मैं आपसे जानना चाहती हूं कि पूरी दुनिया आज इस पर चर्चा कर रही है, भारत में भी तमाम जो विदेशी मामलों के जानकार हैं वो इसको समझने और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इतनी बड़ी खबर क्यों है? ये इतनी बड़ी खबर इसलिए है कि ये मुस्लिम दुनिया के, आप कह सकते हैं कि जो 5 बड़े मुल्क हैं जो मिलिट्री पावर्स हैं, उनमें से 3 आर कमिंग टुगेदर। जो दूसरे हैं वो इजिप्ट और इंडोनेशिया है। और अगर आप इस खित्ते को करीब से देखते हैं तो इस अनाउंसमेंट से एक हफ़्ता पहले इन तीनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात की थी अम्मान में। तो जब मैंने वो तस्वीरें देखी तो मैं समझा था कि शायद वो लोग उन्हें भी इनवाइट कर रहे हैं टू जॉइन दिस मक्का पैक्ट। ये 1 साल से डेवलपमेंट में है और इसकी अहमियत इसलिए है क्योंकि ये एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। और जो जैसे हम नेटो के बारे में कहते हैं आर्टिकल 5 कि अगर आप किसी एक मुल्क पे हमला करें तो इट इज़ लाइक अटैकिंग ऑल ऑफ नेटो। तो सोच लें, अगर आप लेट्स से कि पोर्चुगल पे हमला करना चाह रहे हैं जो बहुत ही कमज़ोर छोटा सा मुल्क है, लेकिन जब भी आप डिसीजन लेंगे कि चलें हम पोर्चुगल पे हमला करते हैं, यू नो कि आप अमेरिका पे हमला कर रहे हैं, जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, सब पर। तो अब ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी अग्रीमेंट है ये तीनों मुल्क को बहुत मजबूत कर देता है। तो मिसाल के तौर पे आपने देखा होगा कि जब इस जंग में ईरान के साथ जब जंग शुरू हुई तो विद इन ए मंथ वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अखबारात में आर्टिकल्स आने लगे कि टर्की इज़ द नेक्स्ट ईरान। और डिस्कशन ये था कि जब ईरान में रिजिम चेंज हो जाएगा उसके बाद टर्की की बारी आएगी एंड इज़राइल माइट अटैक टर्की। लेकिन अब इज़राइल को सोचना पड़ेगा कि अगर मैं टर्की को अटैक किया तो डज इट मीन कि आई विल बी फाइटिंग सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो। तो ये जो कैलकुलेशन आ जाता है इन अग्रेसर में, इसको हम कहते हैं डिटरेंस, कि इट विल फोर्स द कंट्री टू थिंक ट्वाइस, क्योंकि वो टर्की पे नहीं हमला कर रहा है, इट्स ऑल्सो अटैकिंग दीज 3 कंट्रीज। तो अगर ये वाकई में
वो कमिटमेंट है जो पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के वेबसाइट पे ये बात लिखी हुई है और प्रेस में काफ़ी डिस्कशन आया है, देन दिस इज़ ए वेरी बिग डेवलपमेंट बिकॉज मुस्लिम दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है, दुनिया में बहुत कम है ऐसे डिटरेंस। और इस सेंचुरी में अगर आप देखें तो मुसलसिल मुस्लिम ममालिकों पे मुसलसिल हमले होते रहे हैं, स्टार्टिंग विद अफ़गान वॉर, उसके बाद इराक़ वॉर, सीरिया, फिर अब ईरान। तो दिस सेंचुरी इज़ जस्ट अबाउट वेस्टर्न मुल्क अटैकिंग मुस्लिम कंट्रीज़। तो एक पहली बार ऐसा होगा कि देयर विल बी ए काइंड ऑफ मुस्लिम डिटरेंस। सबसे बड़ा सवाल हमारे लिए भी एक पड़ोसी देश होने के नाते, जैसे मैंने कहा कि हमारे बहुत दोस्ताना तो नहीं, दुश्मनी से ज़रूर हमारे संबंध हैं पाकिस्तान से। मैं इस सवाल पर आऊँगी और मुझे मालूम है कि भारतीय दर्शक इस सवाल को समझने में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बहुत ही साफ साफ सवाल पूछना चाहती हूँ कि इस सवाल को अगर मैं आपके सामने रखूं कि क्या ये एक तरह का सुन्नी अलायंस है एक शिया ईरान के खिलाफ, या फिर ये माना जाए कि ये मुस्लिम अलायंस है, एक यहूदी और ईसाई एक जो गठबंधन है इन दोनों देशों का, क्या वाकई इसको इतने निम्नतम यानी कि इतने मिनिमम और लोएस्ट दर्जे से देखा जाए कि मजहब के आधार पर अब क्या सिक्योरिटी पैक्ट बनाए जा रहे हैं? टर्की ने साफ अनाउंस किया कि हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, ये बस हमारे प्रोटेक्शन के लिए है। सो दैट इज़ द अनाउंसमेंट। लेकिन ये मिनिमलिस्ट नहीं है, क्योंकि खुद सऊदी अरब ने भी कहा, पाकिस्तान ने भी कहा कि इट इज़ ओपन फॉर अदर कंट्रीज़ इन द रीजन। अब ये और बात है कि आप कह सकते हैं कि इट वुड हैव बीन ए टेस्ट अगर ईरान फ़ौरन जवाब दे देता कि हम ज्वाइन करना चाहते हैं। सो विल दे एक्सेप्ट ईरान और नॉट? बट आई थिंक ईरानियंस आर स्मार्ट। अगर नहीं तो मेरी बात सुन लें, इमीडिएटली अप्लाई कर दें टू जॉइन द मक्का अग्रीमेंट। फिर वहाँ पे टेस्ट हो जाएगा ना कि इज़ इट ए सुन्नी अलायंस या इज़ इट जस्ट ए शिया अलायंस। और क्योंकि इंडोनेशिया भी नहीं है, इजिप्ट भी नहीं है, और शायद मे बी क़तर विल बी द नेक्स्ट जॉइन दिस, तो ये एक्सपैंड हो सकता है रीजन के लिए। क्या ये जॉइंट कमांड बनाएंगे? क्या ये आपस में डिफेंस कोलैबोरेशन करेंगे? क्या वाकई में जो टर्की की जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसको टर्की शेयर करेगा विद सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर वेपन्स है, क्या उसका अम्ब्रेला एक्सटेंड्स टू प्रोटेक्ट टर्की एंड सऊदी अरेबिया और नॉट? एक मिसाल देता हूँ कि जो फ्रांस के न्यूक्लियर वेपन्स है वो नेटो के लिए नहीं है, सिर्फ बरतानिया और अमेरिका के वेपन्स आर अवेलेबल फॉर नेटोज़ डिफेंस। तो फ्रांस ने शुरू से कह दिया कि हम नेटो को डिफेंड नहीं करेंगे हमारे न्यूक्लियर वेपन से। तो इज़ इट वेरी क्लियर? क्योंकि क्या पाकिस्तान इज़ प्रोवाइडिंग न्यूक्लियर अम्ब्रेला, बट जहाँ भारत की जो बात कहते हैं, तो भारत ने अगर लेट अस सी कि कोई एपिसोड हो जाता है। मैं आती हूँ, भारत पे आती हूँ मैं, और उससे पहले एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी उठ रहा है। मैं कुछ अमेरिकन कमेंटेटर्स को और जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनको सुन रही थी, और बाकायदा उनके शब्दों में आपको बताती हूँ कि वो ये कह रहे हैं कि ब्रेक डाउन ऑफ यूएस लेड ऑर्डर, यानी अब तक जो यूएस की नेतागिरी में या उसके नेतृत्व में जो अब तक एक ऑर्डर चलता था, एक अनुशासन था, वो ये टूट चुका है पूरी तरीके से, और गेम ओवर, वी आर फिनिश्ड, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा है कि अब तक ये पूरी तरीके से ठेकेदार था अमेरिका कि आप हमें पैसे दीजिए और हम आपके यहाँ मिलिट्री बेस बनाएंगे और इससे आपको सुरक्षा देंगे। अब ईरान ने जिस तरह से इन मिलिट्री बेसिस का साबित ये हो गया सऊदी अरब के लिए या कतर के लिए या कुवैत के लिए, बहरीन के लिए, यूएई के लिए, ये तमाम देश अब समझते हैं कि ये तो इनके लिए कमजोरी हो गई, एक तरह की वल्नरेबिलिटी है कि अगर बेसिस होंगे अमेरिकन तो हमला हो रहा है, वरना ईरान की क्या दुश्मनी है इन तमाम देशों के साथ। तो मैं आपसे ये बिल्कुल एक तरह से एक नुकीला शार्प सवाल पूछना चाहती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं भारत पर आ जाती हूँ कि सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि भारत के हिसाब से अगर इन दोनों देशों को देखें, पाकिस्तान से हमारे कैसे संबंध हैं, हम अच्छी तरह आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। हम और आप हो सकता है हम ये सोचें कि जंग नहीं होनी चाहिए, अमन होना चाहिए, दोनों देशों के बीच शांति होनी चाहिए, बीच बीच में बातचीत की बातें भी होती रहती हैं, लेकिन साथ साथ फिर वही हो जाता है ढाक के तीन पात, फिर वो वापस चले जाते हैं। तो ऐसे में लगातार एक खतरा पाकिस्तान से तो बना हुआ है। अब पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान इंटू टू, यानी टर्की भी साथ में आ गया और सऊदी अरब तो पहले ही साथ में था। तो क्या भारत को चिंतित होने की जरूरत है? देखिए, जहाँ तक कि अमेरिका का सवाल है, दिस इज़ क्लियरली ए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन अमेरिका, कि अमेरिका के साथ ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, लिटरली ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रॉमिस किया। लेकिन सऊदी अरेबिया के लिए ये सिग्नल 2019 में मिल गया था, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे। ईरान ने सऊदी अरेबिया के रिफाइनरीज पे हमला किया और अमेरिका ने ना तो सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्ट किया, ना सऊदी अरेबिया के लिए जवाबी कार्रवाई की। तो वहाँ से ही 2019 से ही सऊदी अरेबिया वॉज गेटिंग द हिंट कि अमेरिका इज़ नॉट गोइंग टू प्रोटेक्ट अस। और इस जंग से तो साफ ज़ाहिर हो गया। देखिए, जब अमेरिका ने डिसाइड किया कि ईरान को अटैक करेगा, उस डिसीजन में एक और डिसीजन शामिल था, दैट वाज टू सैक्रिफाइस द गल्फ, क्योंकि सबको पता था कि ईरान विल अटैक द गल्फ कंट्रीज़। ये जानते हुए कि ईरान विल अटैक द गल्फ कंट्रीज़, अमेरिका ने ईरान पे हमला किया फॉर द सेक ऑफ इज़राइल। तो प्रायोरिटी इज़ वेरी क्लियर कि अमेरिका का अब ज़िंदगी में वजूद एक ही मकसद है अमेरिका का, वो इज़राइल को प्रोटेक्ट करना और इज़राइल की हेजेमनी को बरकरार रखे इन द मिडल ईस्ट, और कोई दूसरा मकसद नहीं लगता है अमेरिका के डिफेंसेस। तो ये तो साफ ज़ाहिर हो गया है। और
दिस इज़ ऑल्सो ए स्लाइट सिग्नल अगेंस्ट एब्राहम एकॉर्ड्स कि अनलाइक यूएई, सऊदी अरेबिया साफ कह रहा है कि हमको इब्राहिम अकॉर्ड से सिक्योरिटी की उम्मीद नहीं है, बट कि हमको मक्का अकॉर्ड से सिक्योरिटी की उम्मीद है। सो दिस इज़, दूसरे अरब मुल्कों में ये हिम्मत नहीं है टू सेंड द सिग्नल। जैसा कि टर्की, एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने कहा कि ये पुराने माहिदों को एब्रोगेट नहीं करता, एंड दिस इज़ प्लस विच मीन्स कि टर्की विल एंजॉय नेटो प्रोटेक्शन एज वेल एज मक्का प्रोटेक्शन। तो सो इन दैट सेंस यू कैन से कि ये अमेरिका के ख़िलाफ़ सिग्नल तो है कि हमको पूरा भरोसा नहीं है, जो पहले था, क्योंकि इस तरह की चीज़ों का डिस्कशन बहुत पहले से हो रहा है, मुस्लिम नेटो की बातें, बट कोई कॉन्क्रीट स्टेप अभी तक इसलिए नहीं था कि ये सारे मुल्क वे डिपेंडिंग ऑन द यूएस। गल्फ वॉर 1 में अमेरिका ने आके कुवैत को बचा लिया, और इन सो फार सो फोर्थ। इंडिया के लिए जो सवाल है, इट इज़ वेरी सीरियस। फॉर एग्जांपल, लेट अस से 1000 बार खुदा न खास्ता, लेकिन अगर कोई पहलगाम जैसा एपिसोड दोबारा हो जाता है कश्मीर में या दिल्ली में, एंड इंडिया डिसाइड्स टू से कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हम करेंगे, तो पाकिस्तान में हमला करने से पहले विल इंडिया थिंक, ओ इसका मतलब कि हम टर्की और सऊदी अरेबिया पे भी हमला कर रहे हैं? इफ़ दैट फैक्टर्स इन, देन दिस इज़ ए सीरियस एग्रीमेंट। पाकिस्तान, इंडिया के लिए इट इज़ एन इंटरेस्टिंग सिनेरियो, क्योंकि अगर लेट्स से कि मक्का अकॉर्ड थोड़ा और फैल जाता है, इजिप्ट भी आ जाता है या कतर जो है, इंडिया का $200 बिलियन का ट्रेड है इन द मिडल ईस्ट, और इंडिया के तकरीबन 1 करोड़ इंडियंस उस गल्फ कंट्रीज़ और मिडल ईस्ट में काम करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी अरेंजमेंट में पाकिस्तान इज़ लीडिंग। तो एक किस्म से इंटरडिपेंडेंस ऐसी आ गई कि इंडिया विल हेजिटेट टू अटैक पाकिस्तान, नोइंग कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हर्ट कर सकता है सऊदी अरेबिया। जी हाँ, आप बहुत दिलचस्प और बहुत ही अहम बात इस वक्त आप ये कह रहे हैं। मैं इसको इस तरह से देखना चाहती थी कि अगर ऐसा होता है तो क्या सऊदी अरब, जो भारत के लिए बहुत करीबी दोस्त भी है, पहली बार ऐसा देखा गया कि नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री, सऊदी अरब गए, उनको बड़े बड़े सिविलियन जो हैं वो अवार्ड्स दिए गए, और ये माना जाता है कि उन्होंने अपनी डिप्लोमेसी को भी पर्सनलाइज किया है, और पर्सनलाइज करके तमाम अरब देशों से, यानी भारत में मुसलमानों की क्या हालत है वो दीगर बात है कि वो किस तरह से सेकंड क्लास सिटीजन के तौर पर ट्रीट करते हैं, लेकिन जो पैसे वाला मुसलमान है और भारत के बाहर रहता है, जो शेख है, उनके साथ उनके बड़े अच्छे संबंध हैं। तो ऐसे में क्या सऊदी अरब पाकिस्तान का साथ देगा अगर ऐसा कुछ दोबारा हमारे बीच तनाव पैदा होता है? और टर्की के साथ तो हम ये नहीं कह सकते कि बड़े भले, यानी हम टर्की को पहले टेस्ट कर चुके हैं और टर्की फेल हो चुका है, तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सिर्फ इसमें सऊदी अरब मुझे अभी तक ऐसा लग रहा है जो मुझे नहीं लगता कि भारत के ऊपर हथियार उठाएगा। आपका क्या मानना है? देखिए, बात आपकी बिल्कुल सही है। ऑपरेशन सिंदूर में अज़रबैजान और टर्की ने खुलकर चाइना के साथ पाकिस्तान की मदद की। तो पाकिस्तान वाज हैविंग ए मक्का अकॉर्ड, इंस्टेड ऑफ सऊदी अरेबिया आप चाइना को डाल दें वहाँ पे। तो चाइना, तुर्की और अज़रबैजान ने प्रूफ किया कि दे आर विद पाकिस्तान। कोई ऐसा मुल्क भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में जैसा पाकिस्तान के साथ टर्की वाज स्टैंडिंग देयर। सो पाकिस्तान के लिए टर्की की पार्टनरशिप इज़ क्रेडिबल नाउ। ये और बात है कि सऊदी, देखिए फाइन प्रिंट हम जो नहीं देख रहे ना अरफा जी, कि आप इंडिया को छोड़ दें, अफगानिस्तान को ले लें। अगर अफगानिस्तान पे पाकिस्तान हमला करता है तो वी नो कि टर्की एंड सऊदी अरेबिया विल नॉट पार्टिसिपेट, क्योंकि ये डिफेंसिव एग्रीमेंट है, ऑफेंसिव नहीं है। अगर तुर्की सीरिया पे हमला करता है तो दीज कंट्रीज विल नॉट गो विथ टर्की, जैसा कि जब ईरान की जंग में नेटो वालों ने नहीं आया, क्योंकि ये ऑफेंसिव अटैक है यूएस का, इट इज़ नॉट डिफेंसिव। आई थिंक इट कुड ड्राइव सऊदी, इंडिया, यूएई एंड इजराइल टू बिकम मोर क्लोजर। नहीं, तो मेरी समझ में नहीं आया, आप कह रहे हैं कि इजराइल के नजदीक जाएगा इंडिया इससे ज्यादा, और जी हाँ, इसको कैसे एक्सप्लेन, कैसे? जी हाँ, और यूएई के साथ एक देयर इज अ डिस्कशन ऑफ समथिंग कॉल, मेरे ख्याल से वो हेक्सागोनल डिटरेंस, ये वो कुछ नेतन्याहू ने चंद महीने पहले डिस्कस किया था, जिसमें यूएई, इंडिया, इजराइल, ग्रीस और साइप्रस आर इन ए सिक्योरिटी पार्टनरशिप। इंडिया डज नॉट मेक अलायंस। इंडिया ने कभी अपनी हिस्ट्री में, मॉडर्न हिस्ट्री में आफ्टर इंडिपेंडेंस, किसी के साथ मिलिट्री अलायंस नहीं किया है। नहीं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रोफेसर साहब, ये मुझे समझाइए कि अगर ये सब कुछ इजराइल से बचने के लिए हो रहा है, क्योंकि पूरी जंग किस लिए हुई? ये पूरी जंग इसलिए नहीं हुई कि अमेरिका ने अटैक किया, जंग तो हुई इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, और फिर ईरान को इजराइल पर और अमेरिका के बेसिस पे इसलिए हमला करना पड़ा क्योंकि अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा था। तो अगर यूएई जो शिकार है इस पूरी जंग का, अगर वो इजराइल के साथ जाता है, और आप कह रहे हैं कि भारत भी उसके नजदीक जा सकता है और कोई अलायंस कर सकता है या झिझक भी रहा है अलायंस करने में, तो फिर ये समझ में नहीं आई बात कि जिस दुश्मन के खिलाफ ये पूरा अलायंस हो रहा है, उसी से जाकर यूएई या सऊदी अरब क्यों हाथ मिलाएंगे और भारत क्यों जाएगा नजदीक? These 3 countries, UAE, India and Israel, could become closer, but सवाल ये उठता है कि क्या मक्का अकॉर्ड इतना मेजर गेम चेंजर है कि इट विल फोर्स इंडिया टू चेंज इट्स फिलॉसफी ऑफ नॉट हैविंग allies, कि मतलब ये बहुत बड़ा कदम होगा अगर इंडिया फॉर्मली एलाई बन जाता। प्रोफेसर मुक्तदार, ये बताइए कि पाकिस्तान का तो पहले ही सऊदी अरब के साथ ये एक मुआहिदा था जो इनका डिफेंस पैक्ट था, तो इसमें टर्की के साथ करने की क्या मजबूरी है? क्या आपको लगता है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान का साथ नहीं आ रहा था? पाकिस्तान को क्या खतरा है? क्या भारत के अगेंस्ट
ये तैयार कर रहा है? क्योंकि यहाँ तो समझ में आता है कि सऊदी अरब को मिडल ईस्ट का पार्ट होने के नाते ईरान से खतरा है, इजराइल से खतरा है, टर्की भी बहुत दूर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान तो यहाँ साउथ एशिया में है। पाकिस्तान का इस पूरे खित्ते के संकट से क्या लेना देना? देखिए, पाकिस्तान का कमिटमेंट काफ़ी जेन्युइन है टुवर्ड्स सऊदी अरेबिया। ये पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान ने मिलिटरीली सऊदी अरेबिया, एक ज़माना था तब ज़ियाउल हक खुद बेस्ड होते थे रियाद में विद 50,000 पाकिस्तानी ट्रूप्स प्रोटेक्टिंग सऊदी अरेबिया फ्रॉम इज़राइल। कई डेकेड्स तक ये था और अभी भी पाकिस्तान के कुछ 13,000 फ़ौजी सऊदी अरेबिया में हैं। तो अगर ऐसी सूरत हाल होती है जहाँ कोई मेजर पावर की लैंड फोर्सेस सऊदी अरेबिया में घुस जाते हैं, कोई और कंट्री सऊदी अरेबिया पे हमला करता है, तो यू कैन एक्सपेक्ट पाकिस्तान विल फाइट फॉर सऊदी अरेबिया, क्योंकि इसमें बिकॉज ऑफ मक्का मदीना पब्लिक सपोर्ट भी रहेगी टू गो फाइट फॉर सऊदी अरेबिया। बट ये दूसरे मुल्कों में ये सेंटिमेंट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। मुझे लगता है कि टर्की में थोड़ा इनसिक्योरिटी आ गई है टुवर्ड्स इज़राइल, कि इज़राइल इतना अपने आप को बोल्ड महसूस कर रहा है कि इज़राइल फील्स इट कैन मैनिपुलेट द यूएस। लेकिन टर्की पे हमला करना इज़राइल के लिए इतना आसान नहीं है, क्योंकि वो नेटो पे हमला होगा। बट उसके बावजूद दे कुड क्रिएट सम वे वेयर अमेरिका कैन से वेल दिस इज़ नॉट एग्जैक्टली एन अटैक ऑन नेटो एंड ट्रिगर ना करे आर्टिकल 5। वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। बिल्कुल आखिरी सवाल आपसे कि अब भारत के लिए अगला कदम क्या होना चाहिए? देखिए, भारत के लिए अगला कदम ये होगा कि इंडिया की जो एग्रेसिव पॉस्चर है टुवर्ड्स पाकिस्तान वो थोड़ा ठंडा पड़ जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना सिर्फ अब मक्का अकॉर्ड्स हैं बट इट इज़ ऑल्सो इन गुड टर्म्स विद द यूनाइटेड स्टेट्स। ऑपरेशन 2.0 सिंदूर नहीं किया पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि ऑलरेडी ग्लोबल जो जियो पॉलिटिक्स थी अमेरिका के साथ वो बदल गई। बट वॉट पीपल हैव टू रियलाइज़ कि ये जो ईरान की जंग है, इसके वजह से जो अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस जो हो रहे हैं वो रीजन की सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी को बहुत आप कह सकते हैं कि बहुत फंडामेंटली रीडिज़ाइन कर रहा है। और उसमें से एक पॉजिटिव मुस्लिम दुनिया के लिए एक पॉजिटिव जो चीज़ निकली है वो ये कि उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि वी हैव टू रिलाई ऑन आवरसेल्व्स, कि हम ये मुसलसिल वेस्ट पे जो डिपेंड कर रहे हैं सिक्योरिटी के खातिर, दिस वाज ए मिस्टेक एंड इट कैन नॉट बी कंटिन्यूड। आई थिंक दैट इज़ द बिगेस्ट लेसन। ये मक्का अकॉर्ड्स एक्सपैंड हो, डिटेल में जाएं या ना जाएं, बट ये एहसास इन मुल्कों में आ गया है कि हमको वेस्ट पे अब भरोसा नहीं कर सकते। नहीं करना है। ये बहुत बड़ी बात है आप जो कह रहे हैं, और मुझे लगता है इसी से एक और नया डिस्कशन की भी शुरुआत होनी चाहिए, जिसमें कह रहा है कि अमेरिका के पूरा जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है और इलाके का पूरा जो दादा की बात है, दुनिया के दादा की बात हो रही है, दादागिरी की, क्या उसके अंत की शुरुआत हो चुकी है? ये महत्वपूर्ण सवाल है।